नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज होगी सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पहली गुड न्यूज आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इसलिए जो हमारी पहली आज की गुड न्यूज है वो ये कि आवारा कुत्तों पर 8 हफ्ते का सुप्रीम अल्टीमेटम। जी हाँ, आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर यह अल्टीमेटम जारी किया गया है। आवारा कुत्तों के आतंक से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर होम भेजा जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को शेल्टर होम तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि ये मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ना शुरू किया जाए और उन्हें किसी भी कीमत पर उस इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी अभियान शुरू किया जाए। 6 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर, एमसीडी, एनडीएमसी ये सारे निकाय रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि हमारे आदेश के पालन कहां तक हुआ है। कोर्ट में इस मामले पर चली सुनवाई ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें एक और पशु प्रेमी हैं, यानी कुत्तों से प्यार करने वाले, उनकी वकालत करने वाले, उनकी हिमायत करने वाले, और दूसरी तरफ वो पीड़ित लोग हैं जिनके बच्चों को और जिनको बुजुर्गों को कुत्तों ने काट कर रेबीज़ के इन्फेक्शन डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के सामने सुनवाई शुरू हुई, तो उस समय कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आगे सुनवाई की और कोर्ट ने साफ किया कि जितनी जल्दी हो सके कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाए जाने चाहिए। जो आवारा कुत्ते सड़कों पर इधर उधर घूमते हैं, लोगों को काटते हैं, मासूम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उन सारे कुत्तों को उठाकर जल्दी से उन शेल्टर होम में ले जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि ज़मीन पट्टे पर ली जा सकती है। उन्होंने इस मामले में अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि इस बारे में फ़िलहाल तो कोर्ट अमाइकस क्यूरी के रिपोर्ट पर भरोसा करेगी, उनकी सिफारिशों को मानेगी। आवारा कुत्तों पर सख्त निर्देश देने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेने की भी बात कही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में गंभीर खतरा बने हुए हैं। यहां आए दिन आवारा कुत्तों के हमलों से लोग घायल हो रहे हैं और कई मामलों में तो कुत्तों की वजह से उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। बहुत स्वागत योग्य कदम है और बहुत टाइम से बहुत सारी संस्थाएं इसके विरुद्ध लड़ रही थी। पशु प्रेम अच्छा है और मुझे लगता है भगवान भी इसे पसंद करते हैं, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि मानव को इससे हानि हो। ये जो ऑर्डर आया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कुत्तों से परेशान हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो नीचे खेलने नहीं जाते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे तो अपने आप को बचा ही नहीं पाते, उनको तो काट ही लेते हैं कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि और अच्छे तरीके से ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, बट उनको कोई ध्यान नहीं देता है, ना अथॉरिटी की तरफ से इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, और ना ही कोई और बॉडी, सिविक बॉडी इस चीज़ का ध्यान देती है। सुप्रीम कोर्ट एक बोल रहा है कि यहाँ कुत्तों से यहाँ से बाहर निकाल जाए, कैसा लग रहा है सुन के?
अच्छा लग रहा है बहुत। अगर कुत्तों को यहाँ से रुकाए देंगे तो फिर कोई किसी कुत्ते काटेंगे नहीं फिर उससे। तो जब आप खेलते थे तो कुत्ते आते थे आपके पास? हाँ। देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। इन्हीं में से एक क्षेत्र है रक्षा, जहां उत्पादन के मामले में हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। साल 2024-25 में भी डिफेंस प्रोडक्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। ऐसे में हमारी जो दूसरी गुड न्यूज है वो यही है, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत का धमाका। जी हां, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड कायम करते हुए करीब 24,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। एक समय था जब देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। चाहे लड़ाकू विमान हो, हथियार हो या सुरक्षा उपकरण, हमें अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। आत्मनिर्भर भारत अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्रों में हर साल नया इतिहास रच रहा है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 2024-25 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। रक्षा उत्पादन का यह रिकॉर्ड यानी डिफेंस प्रोडक्शन अब तक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा हैं, जब 1.27 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ था। और रक्षा उत्पादन में अगर 2019-20 के आंकड़ों से तुलना करें तो यह बढ़ोतरी 2 गुने के करीब है। 2019-20 में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 79,000 करोड़ का था, जो अब 90% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की, कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी, और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। भारत ने केवल रक्षा उत्पादन के ही क्षेत्र में रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि उसने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। 2024-25 में रक्षा निर्यात में भी रिकॉर्ड बनाते हुए भारत ने 23,622 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। 2023-24 में रक्षा निर्यात करीब 21,000 करोड़ रुपए था। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। डिफेंस प्रोडक्शन में सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्रों ने अच्छा खासा योगदान किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान 77% था, जबकि 23% प्रोडक्शन निजी क्षेत्रों की तरफ से किया गया था। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी पिछले साल 2023-24 में 21% थी, यानी इसमें भी करीब 10% का इजाफा दर्ज किया गया है। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी का बढ़ना देश के डिफेंस इकोसिस्टम में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। साल 2019-20 में जब चीन से गलवान में टकराव हुआ और कोविड की आपदा आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत का,
और सबसे ज़्यादा इसे लागू किया गया रक्षा के क्षेत्र में, जहां न सिर्फ अपने हथियारों को बनाने की मुहिम छेड़ी गई बल्कि दूसरे देशों के लिए भी इन हथियारों को बनाकर इन्हें बेचने का यानी एक्सपोर्ट करने का एक नई शुरुआत हुई। यानी अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार इस वृद्धि का श्रेय नीतिगत सुधारों, व्यापार को आसान बनाने के प्रयासों और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को देती है। इस पहल का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी से उत्साहित सरकार ने 2030 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ और डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं, उससे इस लक्ष्य को हासिल करना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में तमाम ऐसी चीज़ों की लिस्ट जारी की है जिन्हें हमें किसी दूसरे देश से आयात नहीं करना है बल्कि भारत में बनाना है, और इसके लिए एमएसएमई और तमाम दूसरी कंपनियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि लगातार आत्मनिर्भर होते हुए भारत को उसके अपने हथियारों और प्लेटफॉर्म्स का आत्मविश्वास मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए, दिल्ली से। और अब बात उस खबर की जो कि देश के लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई है। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने ऐसा फैसला किया है जो छात्र छात्राओं के लिए काफी राहत लेकर आने वाला है। हमारी आज की जो तीसरी गुड न्यूज है वो यही है। 2026 से 9वीं में ओपन बुक एग्जाम। जी हां, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 में ओपन बुक एग्जाम को मंजूरी दे दी है। ओपन बुक एग्जाम आंतरिक मूल्यांकन का हिस्सा होंगे जिसके अंक साल के बाकी पेन पेपर टेस्ट के अंकों के साथ जुड़कर फाइनल रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ओपन बुक से कराई जाएगी। ओपन बुक परीक्षा स्कूल में ही कराई जाएगी जिसमें सीबीएसई के स्टूडेंट्स परीक्षा हॉल में किताबों या फिर नोट्स की मदद ले सकेंगे, लेकिन उत्तर छात्रों को अच्छे से समझकर लिखना होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है दरअसल ओपन बुक एग्जाम। परीक्षा में छात्र किताब या नोट्स की मदद ले सकते हैं। छात्रों को प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखने में मदद मिलेगी। ओपन बुक एग्जाम में नकल की संभावना कम होती है। प्रश्न ऐसे होते हैं कि उत्तर निकालने में दिमाग लगाना पड़े। ओपन बुक एग्जाम में छात्रों पर रटने का दबाव नहीं होता। रटा हुआ लिखने की जगह सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। सीबीएसई ने यह फैसला ओपन बुक एग्जाम के लिए शिक्षकों का समर्थन मिलने के बाद किया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के तहत लिया गया है, जिसका मकसद है कि छात्र रटने की जगह अपनी समझ बढ़ाएं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा। 9वीं क्लास के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आती हुई दिख रही है। सीबीएसई ने अब निर्णय लिया है कि 9वीं क्लास के लिए ओपन बुक एग्जाम असेसमेंट करवाने की बात रखी है, जो 2026 से 27 के साल में शुरू की जाएगी। क्या होगा इस ओपन बुक एग्जाम में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मानना है कि हर बच्चे को जो रटने की आदत पड़ गई है, रट करके एग्जाम्स देने की आदत पड़ गई है, उसके अधीन जाकर ये ओपन बुक एग्जाम में बच्चों को क्लास नोट्स, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स का सहारा लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसे 3 पेन पेपर टर्म असेसमेंट्स रखे जाएंगे साल भर में, और इसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये आप जान लें कि जस्ट बिकॉज ये एक ओपन बुक एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली आंसर्स लिख पाएंगे। ओपन बुक एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। उसमें क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग को दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए बच्चे में, जो बहुत सारे नोट्स और रेफरेंस बुक्स को देखकर बच्चा यूज कर सकता है। हमारी अगली गुड न्यूज देश के करोड़ों रेल यात्रियों से जुड़ी है। आने वाले महीनों में त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को किराए में छूट देने का फैसला किया है। तो हमारी जो अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है वो यही कि त्योहारों पर रेलवे की छूट वाली सौगात। ये बात सबको पता है कि त्योहारों में ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यात्रियों को परेशानी से बचाने और रेल संसाधन का अधिकतम उपयोग करने के लिए रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग पर छूट का ऐलान किया है।
ये छूट राउंड ट्रिप पैकेज पर लागू होगा, जो वापसी की यात्रा के मूल किराए का 20% होगा। ये छूट उन्हीं यात्रियों पर लागू होगी जो तय शर्तों को पूरा करेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या है ये शर्तें। इस योजना के तहत समान यात्रियों के समूह को जाने और फिर वापसी की यात्रा का टिकट बुक करना होगा। ये छूट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक की यात्रा पर लागू होगी, जिसकी बुकिंग 14 अगस्त से की जा सकेगी। वापसी की यात्रा 17 नवंबर और 11 दिसंबर के बीच करनी होगी। ये बुकिंग केवल दोनों दिशाओं के कंफर्म टिकटों पर ही मान्य होगी। ये योजना फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और विशेष ट्रेनों सहित सभी रेलगाड़ियों में मान्य होगी। इस योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों के लिए किराया वापसी की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आपने त्योहारों के दौरान आने जाने का टिकट लिया तो आपको 20% की छूट मिल सकती है। रेलवे ने फिलहाल ये योजना प्रायोगिक तौर पर लागू किया है और अगर इस योजना में रेलवे को सफलता मिली तो आगे भी इसे लागू किया जा सकता है। अब बात एक थानेदार की अनोखी विदाई की। जी हां, प्रयागराज में जब एक थानेदार का ट्रांसफर हुआ तो उसे ऐसी विदाई दी गई जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। ऐसे में जो हमारी 5वीं गुड न्यूज है वो यही है। प्रयागराज में थानेदार की शानदार विदाई। जी हां, प्रयागराज के झूसी थाने के एसएचओ रहे उपेंद्र सिंह का जब ट्रांसफर हुआ तो उन्हें ऐसी शानदार विदाई मिली जैसे किसी दुल्हन को मिलती है। उपेंद्र सिंह को फूलों से सजी बग्घी में बिठाकर उनकी विदाई यात्रा निकाली गई। उपेंद्र सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया गया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान लोगों ने उनके समर्थन में खूब नारे लगाए। दरअसल उपेंद्र सिंह की गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। उपेंद्र सिंह ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड के बाद उपेंद्र सिंह ने पूरा मुफ्ती थाना अध्यक्ष रहते हुए अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा जब उनका ट्रांसफर हुआ तो भावुक लोगों के नम आंखों से उपेंद्र सिंह को विदाई दी गई। और अब बात गुजरात के तापी जिले की, जहां पर चुने गए आदिवासी छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से इसरो भेजा गया है। जी हां, बच्चों को 3 दिनों के इस ट्रिप के लिए उन्हें फ्लाइट से भेजा गया है। ऐसे में जो हमारी 6ठी गुड न्यूज है वो यही है कि सूरत के आदिवासी बच्चों की इसरो की सैर। आदिवासी बच्चे इसरो के केंद्र पर वैज्ञानिक तरीके से कामकाज को देखेंगे और समझेंगे। इस ट्रिप के लिए 14 स्कूलों में पढ़ने वाले 28 बच्चों का चयन किया गया है। स्कूल यूनिफॉर्म में सूरत एयरपोर्ट पहुंचे इन स्कूली छात्र छात्राओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। गुजरात के तापी जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले ये वो आदिवासी बच्चे हैं जिनके लिए आज से पहले हवाई जहाज पर बैठना हवाई किला बनाने जैसा था। लेकिन गुजरात सरकार ने इन सभी आदिवासी बच्चों को सरकारी खर्चे पर आंध्र प्रदेश स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा सेंटर भेजने का फैसला किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन 28 छात्र छात्राओं में 8 तो ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। इन्होंने कभी ट्रेन पर भी सफर नहीं किया है। इन बच्चों को श्रीहरिकोटा रवाना करने के लिए गुजरात के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश पटेल खुद सूरत एयरपोर्ट पहुंचे और छात्रों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ट्राइबल विस्तार के अंदर 15 जितनी स्कूलों है, ये स्कूल के अंदर 11वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के बच्चे लोग हैं, उसका एग्ज़ाम लिया गया और इसमें एग्ज़ाम में से 28 बच्चे लोग पास हुए। इसमें 20 लड़की है और 8 लड़के हैं। लेकिन इसमें 8 जो बच्चे हैं वो आदिम जुट के बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार में से आते हैं। जो हम लोगों ने बच्चे के साथ बात की है, बच्चे कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे, आज प्लेन में बैठने का मौका मिला और ये श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। साथ में हमारा गवर्नमेंट ऑफिस का स्टाफ भी जा रहा है, साथ में हम लोग एक नर्स को भी साथ में भेज रहे हैं, साथ में कि बच्चे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, पहली बार प्लेन में बैठ रहे हैं तो उसके लिए एक साथ में हम लोगों ने नर्स की भी व्यवस्था की है।
3 दिन के लिए इसरो सेंटर रवाना हुए इन आदिवासी छात्रों को वहां स्पेस साइंस के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इन छात्र छात्राओं के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी पैदा होगी, जो भविष्य में इनके स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। श्रीहरिकोटा रवाना होने से पहले इन बच्चों के चेहरों पर पसरा उत्साह और उमंग उनके भविष्य की कहानियां खुद ब खुद बयां कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आनंद भी हो रहा है, क्योंकि हम जैसे आदिवासी बच्चों के लिए यह सब कुछ किया। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में प्लेन में बैठ कर जाऊँगा। हम इसरो जा रहे हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट कैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं और स्पेस में कैसे रहते हैं वो सब सीखने के लिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा इसमें। दरअसल तापी जिला प्रशासन ने आदिवासी बच्चों के उत्थान और कल्याण के लिए उनके मन में विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोजेक्ट विज्ञान सेतु तापी के तारे नाम से एक अभियान लॉन्च किया और इसी अभियान के तहत 28 छात्र छात्राओं को 3 दिन के लिए श्रीहरिकोटा भेजा गया है। इस ट्रिप का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे में एक तो साइंस के प्रति बहुत मोटिवेशन आए, दूसरा ये कि वो रियल लाइफ साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है दुनिया में हो रही हैं उसको सीखे, साथ ही साथ उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगी, क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपोजर होगा। एंड बच्चों से यही हम लोग ने बोला है कि वो वहाँ जाके जितना हो सके उतना ऑब्जर्वेशन करे, डिफरेंट चीज़ों को सीखे एंड अपना एक लक्ष्य और ड्रीम निर्धारित करके वापस इधर आए। बड़े बड़े महानगरों के अपमार्केट स्कूलों की सुविधा संपन्न छात्रों को तो अक्सर इस तरह की ट्रिप का अवसर मिल जाता है, पर यह कदाचित पहली बार है जब वैसे आदिवासी बच्चों को श्रीहरिकोटा भेजा गया है जो सिनेमा या सर्कस देख पाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। निश्चित रूप से गुजरात सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से गुदड़ी के लाल निकलते हैं जो एक दिन दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश आजादी का पर्व मनाने की तैयारी पूरे उत्साह के साथ कर रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर दुश्मनों के नापाक इरादे कामयाब ना हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हमारी 7वीं और 8वीं जो गुड न्यूज है वो यही है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली अभेद्य सुरक्षा। जी हाँ, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है और पूरे शहर पर सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद किया जा रहा है। समारोह स्थल लाल किले को अभी से ही सुरक्षा के मद्देनजर सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बार लाल किले की निगरानी में पहले से ही इंस्टॉल्ड 336 सीसीटीवी के साथ ही 427 अतिरिक्त सीसीटीवी को लगाया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की हीला हवाली की कोई गुंजाइश ना बचे। इंडिपेंडेंस डे की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। ये एक जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग जोन है वो रेड फोर्ट के अंदर है। ऐसे 2 सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम्स है जिससे 24/7 निगरानी रखी जा रही है। तरह तरह की एनालिटिकल्स के माध्यम से कोई ट्रेसपास ना करे, कोई अनमैन चीज अंदर ना आए, ये सारे चीजों को देखा जा रहा है। और यही सीसीटीवी को दिल्ली पुलिस की एग्जिस्टिंग फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की डेटा के साथ भी क्लब किया जाएगा, जो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। इस एफसीएस सिस्टम के अंदर कुल 3 लाख से करीब जो हिस्ट्री शीटर्स है उनका डेटा एग्जिस्टिंग है, उनके फेस से इसको मैच किया जाएगा अगर कोई भी ऐसे अनकॉल्ड एंट्री हो। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कुल 427 सीसीटीवीज है जो एडिशनल तौर पे सिक्योरिटी रखेगी। इसके साथ साथ 366 एग्जिस्टिंग सीसीटीवीज है। 7500 लोग दिल्ली पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री से पूरे रेड फोर्ट की निगरानी रखेंगे। और ऐसे आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन है रेड फोर्ट। प्रधानमंत्री का भाषण रेड फोर्ट से होगा और इसीलिए इस तरीके की सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। लाल किले और उसके आसपास के एरिया की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के 7500 जवानों की
राउंड द क्लॉक तैनाती की गई है। इनके अलावा एनएसजी कमांडो, एसपीजे और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पर्सनल भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। लाल किले के आसपास के इलाके को 14 अगस्त देर शाम से ही ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। लाल किले के आसमान पर ड्रोन, हॉट एयर बलून या किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इंडिपेंडेंस डे के सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ बात कर रहे हैं डीसीपी नॉर्थ। ये जो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसका जिम्मेदारी है इनके ऊपर। सर, ये जो पूरा आप लोग की सिक्योरिटी है रेड फोर्ट के इर्द गिर्द, थोड़ा अगर ब्रीफली देखिए, रेड फोर्ट पे जो हमारा अरेंजमेंट लगता है उसके अंदर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के लिए हम लोग कंसर्न रहते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। उस दिन अलग अलग फोर्सेस के और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के करीब 7,500 लोग यहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। इसमें दिल्ली पुलिस भी है, पैरामिलिट्री भी है, कमांडोज भी हैं और स्पेशल टीम्स भी हैं। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी टीम्स हैं, फायर इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी टीम्स हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीम विच विल बी फंक्शनिंग हियर and as per their role they have been strategically placed in and around Red Fort and up to deeper areas like Lahori Gate, Kashmiri Gate also. सर, क्योंकि ये जो एरिया है रेड फोर्ट का ये डीपली कंजेस्टेड है और वीआईपी मूवमेंट्स रहते हैं, तो यूजुअली ट्रैफिक मूवमेंट्स कब से सस्पेंडेड होंगे? जी, ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे 14th की रात से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो सुरक्षा एजेंसी का सहयोग करे और अगर उनके आसपास कुछ भी संदिग्ध या आपत्तिजनक दिखता है तो तुरंत उसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें। साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही हैं। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।